हेलो 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 स्टूडेंट। आप सभी लोगों का मेरा चैनल स्टडी बुटी 10 पर स्वागत है। आज हम MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत का चैप्टर 15 करेंगे, क्लासिकल उदारवाद। इसमें हम उदारवाद, क्लासिकल उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। तीनों को मैंने इसमें ऐड किया है, जिससे आपको तीनों के बारे में शॉर्ट में पता चल जाए कि किस विषय पर ये बात करते हैं। तो सबसे पहले इनका कुछ इतिहास देख लेते हैं, किस तरीके से यह विचारधारा की सोच है, एक एक दिमाग की उपज है। ये कोई इस तरह की विचारधारा नहीं है, शुरू में से एक सोच माना जाता था कि भाई हमें व्यक्तित्व स्वतंत्रता चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए विकास करने की। तो एक तरह की सोच थी ये पहले। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से विकसित हुई ये विचारधारा, फिर यह सोच। तो पहले उदारवाद, लिबरलिज्म के बारे में देख लेते हैं। उदारवाद की जड़ें यूरोप के पुनर्जागरण, रेनेसेंस और ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट काल से जुड़ी हुई है। जिस समय लोगों की बुद्धि में और एनलाइटमेंट हो रही थी और चीज़ें उनको नहीं पता चल रही थी कि हमें ये भी चीज़ करनी चाहिए। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन की वकालत करती थी। फिर क्लासिकल उदारवाद का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, जब यह विचारधारा एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में उभरी। ये क्रांति आंदोलन उनके रूप में उभरी, क्लासिकल उदारवाद। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी शक्ति पर सीमाएं लगाना। जो सरकार लोकतंत्र बनाया है वो ज़्यादा व्यक्तियों की विकास में बाधा बन रहा था, तो उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगाना और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। ये क्लासिकल उदारवाद का मेन मोटो था, विचारधारा का। ये उदारवाद ही विकसित होकर क्लासिकल उदारवाद बना, फिर यही परिवर्तित होकर दोबारा से आधुनिक उदारवाद में दोबारा सब सरकार की वो करने लगा कि उसका प्रोत्साहन करने लगा कि सरकार को जगह जगह का भाग लेना चाहिए और इन चीज़ों में भी सुधार करना चाहिए सरकार को। तो देख लेते हैं प्रमुख घटनाएं और चरण, उसके बारे में हम पढ़ेंगे सभी के बारे में। ज्ञानोदय काल, एनलाइटमेंट एरा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक और बौद्धिक जागरूकता का उदय हुआ। विज्ञान और बौद्धिक जागरूकता, सभी के मस्तिष्क की जागरूकता, जिसे ज्ञानोदय काल के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी विचारकों ने जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेक्यू और जीन जैक रूसो ने व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक संहिता के विचार को प्रचारित किया। इस युग में बुद्धिवाद, रैशनलिज्म और प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसने क्लासिकल उदारवाद की नींव रखी। फिर देख लेते हैं आधुनिक क्रांति और आर्थिक उदारवाद। जब आधुनिक उद्योग की क्रांति आई 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगी और बहुत तेजी से विकास होने लगा और उत्पादन होने लगा। इस दौर में एडम स्मिथ जैसे विचारकों ने स्वतंत्र बाजार, मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का समर्थन किया कि अगर मुक्त बाजार रहेगा और किसी का जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, व्यापार करने पर एक देश में दूसरे देश में आसानी से व्यापार किया जा सकेगा और कंपटीशन इतना हो कि सभी चीज़ें सस्ती मिले और क्वालिटी वाली चीज़ें मिले। क्योंकि कंपटीशन रहेगा, एक दूसरा लोग भाई उससे सस्ता बेचेगा और उससे अच्छा बनाने की कोशिश करेगा कंपटीशन में, तो लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेगी। आर्थिक उदारवाद का विकास हुआ, जिसमें सरकार की भूमिका को सीमित करने और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को बढ़ावा देने की बात की। निजी संपत्ति यानी होनी चाहिए, सरकार को उसका हिस्सा मिल जाएगा जितना उसे टैक्स के उसमें मिलना है, बाकी उसको सरकार को इतनी दखल अंदाजी नहीं करनी है प्राइवेट सेक्टर के दंपतियों पर, जो मालिक है उनके। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, जो भी उद्योग का ओनर है, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई और 1790 के आसपास 89 में फ्रांसीसी क्रांति ने उदारवादी विचारों को बढ़ावा दिया। इन क्रांतियों ने राजशाही के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ जनतांत्रिक सिद्धांतों को स्थापित किया। भाई जनता के लिए कानून नियम होने चाहिए, एक राजशाह को खत्म करने की कोशिश की गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को आगे बढ़ाया। एक साथ हम खड़े रहेंगे सबके साथ, बंधुत्व भाईचारे का। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र और फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र ने क्लासिकल उदारवाद के सिद्धांतों को एक मूर्त रूप दिया, छवि दिखने लगी। 19वीं शताब्दी में क्लासिकल उदारवाद ने पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को मार्ग प्रशस्त किया। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट और अन्य लोकतांत्रिक सुधारों ने मताधिकार का विस्तार किया
और उदारवादी विचारों को मजबूती दी। 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में और क्लासिकल उदारवाद में बदलाव आया और यह आधुनिक उदारवाद मॉडर्न लिबरलिज्म में परिवर्तित हो गया। आधुनिक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के विचार को अपनाया, जिसमें सरकार की भूमिका सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को कम करने में महत्वपूर्ण मानी गई। जैसे जब वो थी निजी संपत्ति का अधिकार, तो जब ये आर्थिक समानता जो बढ़ रही थी निजी संपत्ति के कारण कि किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन हो जाना, तो फिर सरकार को आर्थिक समानता कम करने के लिए सरकार को यह हक दिया गया कि सर वेलफेयर स्टेट में कि आप ऐसा तरह से बैलेंस कीजिए कि आप सभी के जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर ना होता जाए, उससे टैक्स वसूलिए, और गरीब के लिए जो उनकी सोसाइटी में काम होना है, अच्छे फ्री सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, स्कूल बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, वो फ्री में उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं उस टैक्स से, सड़क बनवाएं उनके लिए, अच्छे स्कूल बनवाएं। इन चीज़ों के लिए वेलफेयर स्टेट का एक आधुनिक जो लिबरलिज्म था उसमें वेलफेयर स्टेट का विचार को अपनाया गया था। हालांकि क्लासिकल उदारवाद का प्रभाव आज भी मौजूद है, विशेषकर आर्थिक नीतियों में जो स्वतंत्र बाजार और निजी संपत्ति पर जोर देते हैं अभी भी, क्योंकि कह तो दिया वेलफेयर स्टेट पर अभी भी जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनसे टैक्स ज़्यादा वसूला जाता है और जो अमीर लोग हैं उनसे कम टैक्स वसूला जाता है। जो भी एक मानदंड दिया गया है कि 20% टैक्स दिया जाएगा सरकार को, तो जो मिडिल क्लास है वो जितनी आमदनी कर रहा है उसका 20% देगा वो, और जो अमीर है वो इतनी बहुत ज़्यादा आमदनी कर रहा है उसका 20% देगा वो। महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक क्लासिकल उदारवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति का समर्थन किया है और सरकार की सीमित भूमिका पर जोर दिया है। वैसे 20% अगर उसका ज़्यादा है तो वो उसमें भी ज़्यादा अमाउंट जाता है, पर फिर भी उनको कुछ ना कुछ हिदायत मिलती रहती है अमीर लोगों को, जितनी मिडिल क्लास के लोगों को नहीं मिल पाती। एडम स्मिथ, उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस में स्वतंत्र बाजार की अवधारणा और अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो आर्थिक उदारवाद का आधार बना। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं, जिन्होंने ऑन लिबर्टी अपनी पुस्तक में स्वतंत्रता और समाज के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को समझाया। उदारवाद, विशेषकर क्लासिकल उदारवाद ने आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की बुनियादी संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देती है, जबकि सरकार की भूमिका को सीमित करने की वकालत करती है। अब ये हमारा शॉर्ट में हो गया, शॉर्ट में सारे नोट्स हो गए ऊपर के। अगर आप शॉर्ट में जो 3 एग्जाम का टाइम है तो आपको ऊपर के जो ये शॉर्ट है इसको पढ़ सकते हैं। अरे अभी आपको 2-3 महीने तो आप इसको पूरी वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि इसमें और डिटेल्ड में बताया गया इनके बारे में, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके विचारक कौन हैं, इनकी आलोचनाएं क्या हैं, इनके बारे में आपको क्वेश्चन में सिर्फ वो आपको शॉर्ट में तो पता चल गया विचारधारा का मकसद क्या है, मोटो क्या है, उसका क्या कहना चाहता है वो, इसमें क्या कहा गया है। पर उसके पूछेगा इसकी विशेषताएं क्या हैं, आंसर में पूछेगा जब, तो वहाँ पे आपको बताना होगा फिर वो आंसर किस तरीके से लिखना है। अब देख लेते हैं। क्लासिकल उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और सीमित सरकार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था पर जोर देती है। शॉर्ट में इसके मुख्य सिद्धांत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हमने ऊपर पढ़ा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। व्यक्ति को अपने जीवन में अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि उसकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित न करे। स्वतंत्रता व्यक्ति को इतनी होनी चाहिए पर दूसरों की बाधित न करता हूँ। तो हर एक कानून में इसी तरीके से किया गया है कि आप पे कुछ ना कुछ बंदिश लगाई गई है, नहीं तो आप दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हो। सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तक सीमित होनी चाहिए। स्वतंत्र बाजार, फ्री मार्केट, बाजार को बिना सरकारी हस्तक्षेप के कार्य करने दिया जाना चाहिए, जिससे संसाधनों का कुशलतापूर्ण वितरण हो सके। निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार क्लासिकल उदारवाद का महत्वपूर्ण स्तंभ है, मोटो है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक विकास का आधार भी माना जाता है। महत्वपूर्ण विचारक हैं जो इसके: जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के सिद्धांतों और सामाजिक अनुबंध का समर्थन किया उन्होंने। एडम स्मिथ स्वतंत्र बाजार और अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड के सिद्धांत का प्रवर्तक हैं, जिन्होंने आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यापक समर्थन और व्यक्तिगत चयन के अधिकार पर प्रचार किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध,
यह सामाजिक संविदा, सामाजिक समझौता, ये कई वो इसके शब्द होते हैं, जगह जगह हर एक चैप्टर में अलग तरीके से लिखा जाता है। तो राज्य की वैधता व्यक्ति और सरकार के बीच समझौते पर आधारित है। जो राज्य इन्होंने बनाया है, जो सरकार एक बनाई है, उसको व्यक्ति और सरकार के बीच एक समझौता कहा गया, जहाँ सरकार को लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा ही करनी होती है, ज़्यादा उनको फिर उनमें इंटरफेयर नहीं करना होता सरकार को। यह था सामाजिक अनुबंध का मानना कि इस उस पे हमने किया था ये कॉन्ट्रैक्ट। व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तियों की मौलिक अधिकार मिलते हैं जो किसी भी सरकार या बहुमत द्वारा छीने नहीं जा सकते। मुख्य अधिकार जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। क्लासिक उदारवाद स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, हालांकि यह समान अवसरों का भी समर्थन करता है। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, जिसमें सभी को अपनी क्षमता का विकास करने का समान अधिकार हो। सरकार की भूमिका, सरकार को कानून बनाने और लागू करने का अधिकार है, लेकिन इसे बाजार और समाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार की भूमिका केवल उन स्थितियों में हस्तक्षेप करने की होनी चाहिए जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकारों का हनन हो रहा हो। आर्थिक उदारवाद, मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत सरकार की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। व्यक्तियों को अपनी आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार होना चाहिए। क्लासिक उदारवाद का प्रभाव, 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की नीतियां और राजनीतिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक उदारवाद के और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव भी रखी है इन्होंने। मूल्यों की आलोचना, समानता की उपेक्षा, आलोचकों का मानना है कि क्लासिक उदारवाद समानता पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता, यानी सभी को एक नज़र से नहीं देखता, और समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। यह अत्यधिक व्यक्तिवाद, इस विचारधारा पर अत्यधिक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, जिससे सामुदायिक और सामाजिक हितों की उपेक्षा हो सकती है। अब देखते हैं क्लासिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के बीच में अंतर। कुछ मैंने एक तालिका बनाई है, ये इधर विषय रहेंगे आपके, इधर क्लासिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। सरकार की भूमिका, सीमित सरकार होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। आधुनिक में कहते हैं कि सरकार की व्यापक भूमिका होनी चाहिए, हर जगह उसको काम करना चाहिए, जैसे कि सामाजिक न्याय बनाए रखने, समाज में न्याय बनाए रखना चाहिए, कल्याणकारी योजनाओं में काम करना चाहिए, अच्छी अच्छी सड़कें, स्कूलें और अस्पताल बनवाने चाहिए। आर्थिक नीति, स्वतंत्र बाजार, पूंजीवाद पर जोर और सरकार नियंत्रण नहीं है। और आधुनिक उदारवाद में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की नीतियों के लिए सरकारी हस्तक्षेप। तो इसमें आपको मोटा मोटा पता चल गया है कि आधुनिक, जब पहले क्लासिक था, क्लासिक में सीमित सरकार का था, और आधुनिक में कि भाई सरकार इंटरफेयर कर सकती है, सरकार को हर एक काम करनी चाहिए व्यक्ति की भलाई के लिए, कि क्या क्या कल्याणकारी सेवाएं नीतियां वो जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्वरूप ही माना है जाता है, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम का माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना आधुनिक वालों ने भी, लेकिन सामूहिक भलाई के लिए भी कुछ नियंत्रण आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार सर्वोपरि है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और आधुनिक में संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है, लेकिन पुनर्वितरण और कराधान के लिए सरकारी भूमिका होनी चाहिए, यानी टैक्स वैक्स भरने का होना चाहिए। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता पर कम ध्यान दिया गया है और प्राथमिकता आर्थिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा दी गई है। सामाजिक समानता और न्याय पर जोर दिया गया आधुनिक में, और असमानताओं को कम करने के लिए नीतियों का निर्माण के लिए कहा गया। क्लासिक उदारवाद के आलोचनात्मक मूल्यांकन, अब देख लेते हैं। एक रावाहीन विचारधारा कहा गया है इसको, क्लासिक उदारवाद को। रावाहीन विचारधारा को अंग्रेजी में एम्फ्रोवेज आइडियोलॉजी कहा जाता है। एम्फ्रोवेज का अर्थ होता है निर्धारित आकार या संरचना के बिना, यानी ऐसे ही बना दिया, या बिना स्पष्ट रूपरेखा के, कुछ ऐसे ही सोच है ये। तो क्लासिक उदारवाद को रावाहीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी विचारधारा में स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण की कमी होती है। ये केवल कुछ सामान्य सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर देता है। लेकिन देखो, आप आलोचना जब पढ़ते हैं ना, तो आपको और थोड़ा डिटेल में उस विचारधारा के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि आप किसी के पॉजिटिव जब तक सुनते हो, तो आप उसके कटाक्ष जब तक सुनोगे नहीं, तब तक आप उसका पूरा पहलू नहीं सुन पाओगे। आपको कटाक्ष भी सुनने पड़ते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सुनने पड़ते हैं, तो आप जब भी किसी एक सिक्के के दोनों पहलू का आप पता कर पाएंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे।
दृष्टिकोण की कमी होती है, केवल कुछ सामान्य सिद्धांतों जैसे स्वतंत्रता और सीमित सरकार पर जोर देता है, लेकिन इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई ठोस और व्यावहारिक योजना प्रस्तुत नहीं कराता। इसके सिद्धांत अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और बिना किसी स्पष्ट दिशा के होते हैं, जिससे यह विचारधारा व्यावहारिक समस्याओं का समाधान देने में असमर्थ मानी जाती है। यह आलोचकों का मानना है। रामायण विचारधारा एम्फ्रियोस आइडियोलॉजी का तात्पर्य उस विचारधारा से जो ठोस रचना या व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती और वास्तविक समस्याओं से कटती हुई प्रतीत होती है। व्यक्ति तथा समाज की गलत धारणा, मिसकंसेप्शन। आलोचना। क्लासिक उदारवाद व्यक्ति को समाज से अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में देखता है, जबकि समाज में व्यक्ति का अस्तित्व अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। समस्या। इस विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सामुदायिकता और सामूहिक हितों की उपेक्षा की जाती है। यह सामूहिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व को नजरअंदाज करता है। निष्कर्ष। आलोचक मानते हैं कि क्लासिक उदारवाद व्यक्ति और समाज के संबंध को सही तरीके से नहीं समझ पाता, जिससे सामाजिक संरचनाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। पूंजीवादी वर्ग का दर्शन। आलोचना। क्लासिक उदारवाद को अक्सर पूंजीवादी वर्ग के हितों में की रक्षा वाला माना जाता है। यह निजी संपत्ति और स्वतंत्र बाजार पर जोर देता है, क्योंकि जिससे पूंजीवादी वर्ग को अधिक लाभ होता है, मिडिल क्लास लोगों को नहीं होता है, और गरीब को तो होता ही नहीं, उनको तो बहुत खाई में बन जाती है वहाँ तो। समस्या यह विचारधारा पूंजी और संसाधनों को असमान वितरण को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में आर्थिक समानता और वर्ग विभाजन कहलाते हैं। यानी अमीर अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। यह गरीब और वंचित वर्गों के हितों को अनदेखी करती है। निष्कर्ष। क्लासिक उदारवाद को पूंजीवादी हितों का पोषक माना जाता है, जो सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को कमजोर करता है। राज्य की नकारात्मक संकल्पना। आलोचना। क्लासिक उदारवाद राज्य को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है, जिसका मुख्य कार्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षा करना है। यह राज्य की भूमिका को न्यूनतम करना चाहता है और उसे सामाजिक और आर्थिक सुधारों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। समस्या। आलोचकों का मानना है कि इस विचारधारा में राज्य की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। समाज की भलाई के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होना चाहिए, जिसे क्लासिक उदारवाद नकारता है। इसके निष्कर्ष। राज्य की नकारात्मक अवधारणा क्लासिक उदारवाद को अव्यावहारिक बनाती है, क्योंकि यह राज्य के सकारात्मक और कल्याणकारी पहलुओं को अनदेखी करती है। आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि जो क्लासिक उदारवाद है उसकी राज्य की नकारात्मक अवधारणा के बारे में बताइए, तो उसमें आपको यही पॉइंट्स लिखने, इनको एक्सप्लोर कर इनको एक्सपेंड कर क्लासिक उदारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन यह दिखाता है कि इस विचारधारा में व्यक्ति और समाज, पूंजीवाद और राज्य की भूमिका के बारे में कुछ गंभीर सीमाएं और गलतफहमियां हैं। हालांकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय की उपेक्षा भी करता है, उसके बारे में थोड़ा कम सोचता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया सारा का सारा। और ये नीचे आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, और नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके। ये आपको मैं थोड़ा से दिखा देता हूँ। उदारवाद की अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उदारवाद की परिभाषा हो गई हमारी, डेफिनेशन, उसके बारे में उसकी विशेषताएं। आपको इन विशेषताओं को लिखना है, फिर इनको एक्सपेंड करना है। इनको 4-4, 5-5 लाइन में लिखना है, जब भी आपके 4 से 5 पन्नों का आंसर हो पाएगा। उदारवाद के उदय की, फिर लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना आपको। इसमें निष्कर्ष नहीं लिखा मैंने, निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष भी आपका आधे पन्ने का हो जाएगा, तो आपका वो जो कवर हो जाएगा। उदारवाद के उदय की विवेचना कीजिए। उदारवाद के विकसित कैसे हुआ उसके बारे में, जैसे हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा, एनलाइटमेंट एरा, फिर रीजनिंग, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति, और फिर लास्ट में निष्कर्ष। स्वतंत्र बाजार और उदारवाद की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि भाई स्वतंत्र बाजार तो उन्होंने अपनाया उदारवाद ने, पर उसकी कमियां क्या क्या हैं। यानी असमानता, सामाजिक असमानता बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई, सिर्फ निजी संपत्ति पर जोर दिया गया, आर्थिक असमानता बढ़ी, मूल्य नियंत्रण की कमी आई, और सार्वजनिक हितों की अनदेखी किया गया, और प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार ज़्यादा बढ़ा, सामाजिक सुरक्षा की कमी हुई। प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में ये भी तो है, छोटे छोटे जो उद्योग है वे तो ठप पड़ जाते हैं, वे तो उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपना नुकसान भी कर कर पैसा कमा लेते हैं, पर जो गरीब, जो छोटे होते हैं उद्योग, वे बेचारे इतना स्ट्रगल, कंपटीशन नहीं कर पाते उनसे, बड़े उद्योगों से, और उनको बंद करना पड़ता है, और नुकसान में जाके कर्ज में डूब जाते हैं वो। तो प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन का ये नुकसान है। सामाजिक सुरक्षा की कमी, और लास्ट में निष्कर्ष। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा, क्लासिक उदारवाद की विवेचना कीजिए। फिर
और उसकी विशेषताएं हैं इस प्रकार: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित सरकार, निजी संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्र बाजार और पूंजीवाद, कानून का शासन। और जब भी आप निष्कर्ष लिखते हैं तो उसमें आपको आलोचना भी करनी होती है उसकी, या निष्कर्ष से पहले एक आलोचना का आपको पैरा बनाना है। उस आलोचना में कह दीजिए, लिख दीजिए कि कई विचारकों ने, अगर आपको विचारक के नाम नहीं पता तब को लिख दे, कई विचारकों ने उसी सदी में इस विचारधारा का इस तरीके से आलोचना की है। क्योंकि आपको पॉजिटिव पॉइंट पता चल गया, पॉजिटिव पॉइंट का आप तो एनालाइज करना है कि ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, पर इनका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है समाज पर। हर एक पॉजिटिव पॉइंट, हर एक विचारधारा का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष, उसमें निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं आप आलोचना और मिक्स करके अपने विचार जैसे, नहीं तो आप एक अलग आलोचना का बना के फिर निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा क्लासिक उदारवाद में ये हमने पढ़ा और मैंने समझा कि ये ऐसी सोच थी, फलाना थी, इसके बारे में इस तरीके से लिख दीजिए। तो फिर क्लासिक उदारवाद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो तो। अब नोट्स तो जैसे आपके पास होंगे ही हैं, पेपर के समय टाइम हो तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा। कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्रांति, औद्योगिक क्रांति के सहयोगी, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। क्लासिक उदारवाद का प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत एडम स्मिथ का है, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है तो समाज की भी भलाई कर देता है। तो ये इनविजिबल हैंड समाज को एक लगा रहता है, तो वह अनजाने में समाज की भलाई भी करता है, जिससे बाजार स्वाभाविक रूप से संतुलित रहता है। कि कोई फैक्ट्री, कोई एमएनसीज, बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट करने के लिए काम कर रही है अंधाधुंध इनविजिबल, पर वो टैक्स, सरकार को टैक्स भी तो दे रही है, जितना कमा रही है उसका चाहे 20% दे रही है, पर 20% समाज में किसी न किसी उससे भलाई भी हो रही है उसकी मेहनत का। लोकप्रियता की शिखर पर पहुंचने के बाद गिरावट, अमेरिकी स्वतंत्रता और आंदोलन पर प्रभाव, प्राकृतिक अधिकारों का अवधारणा, फ्रेंच क्रांति पर प्रभाव इसके क्लासिक उदारवाद का, राजनीतिक पार्टियों पर प्रभाव, राज्य की भूमिका पर विवाद, स्वतंत्रता और न्यायिक संतुलन। ये तो आपका हो गए चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको चैप्टर के नोट्स अच्छे लगे तो आप लाइक नहीं करते हो कोई भी वीडियो को, वीडियो आप देखते हो पर लाइक नहीं करते। अभी वैसे तो अभी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ 20-25 व्यू आ रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। पर मैं होप करता हूँ आप एग्ज़ाम में इन वीडियोस को देखोगे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही बनाता इनको। तो अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो आप लाइक करिएगा इन वीडियो को और शेयर कीजिएगा, ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। जैसे क्या पता आप, मैं जैसे ही नोट्स शेयर करता हूँ आप इसको देखना बंद कर देते हो, नोट्स से ही पढ़ने लग जाते हो, तो ये भी हो सकता है। तो कोई नहीं, नोट्स से आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो तो वो भी बढ़िया है कि नोट्स से पढ़ लेना। तो अगर आपको कमेंट करके आप कुछ सुझाव या मोटिवेशन के लिए कुछ लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।